नमस्कार, पॉलिसी प्रायोरिटीज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्तिका नंदा। पॉलिसी प्रायोरिटीज एक ऐसा मंच है जहां हम हर बार किसी एक मंत्रालय पर बात करते हैं, उसे जानने समझने की कोशिश करते हैं और इस यात्रा में हमारे साथ होते हैं उसी मंत्रालय की कर्ता धर्ता। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में। और हम सब की जानकारी में इजाफा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती मीरा कुमार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और साथ में हैं श्रीमती मधु किश्वर जो कि प्रोफेसर हैं CSDS में और एडिटर हैं मानुषी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मीरा जी, पहला सवाल। और सबसे पहले मैं सबको, आपको भी और अपने दर्शकगण को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मीरा जी। पहला सवाल जो आपसे करना चाहेंगे, नए साल के साथ नई उम्मीदें हमेशा जुड़ती हैं। हम जानना चाहेंगे आपके मंत्रालय के बारे में। सुनते हैं मिनिस्ट्री के बारे में, लोग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल ये मिनिस्ट्री क्या करती है, क्या प्रोफाइल है, इसके बारे में कुछ बताइए। जब संप्रग सरकार आई आज से 2.5 वर्ष पहले, तो हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो पहला वक्तव्य दिया उसमें कहा कि इस सरकार का एक मानवीय चेहरा होगा। दिस गवर्नमेंट विल हैव अ ह्यूमन फेस। और ये जो हमारा मंत्रालय है, ये मैं कह सकती हूँ कि ये इस सरकार का मानवीय चेहरा है। समाज में जो भी वर्ग उपेक्षित हो जाता है, हाशिए पर फेंक दिया जाता है, अपने को अलग थलग पाता है, कमज़ोर महसूस करता है, उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसे कैसे सशक्त बनाया जाए, उसको किस तरह की आवश्यकता है, उसके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए इस पर कार्य किया जाए, ये हमारा मंत्रालय करता है। 2.5 साल इस सरकार के पूरे हो चुके हैं और आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग भी रहेगा। तो आपकी मिनिस्ट्री के पास अलग अलग हिस्से हैं, माइनॉरिटीज़ की बात होती है, डिसेबल्ड की बात होती है। अभी तक का जो सफ़र है कितना सेटिस्फाइंग रहा है? मैं समझती हूँ 2.5 साल में काफ़ी काम हुआ है, फिर भी हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कभी संतुष्ट होते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, और ये तो ऐसा कार्य है जिसमें कि जितना आप करिएगा, मधु जी सहमति दिखा रही हैं, जितना करिएगा उतना कम पड़ता है। इसमें मैं थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी दे दूँ दर्शकगण को कि अनुसूचित जाति के लिए हम कार्य करते हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए अब एक अलग से एक मंत्रालय है, पहले करते थे, लेकिन अब हम जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए करते हैं। और इसके अलावा सफाई कर्मचारी जो हैं उनके लिए कार्य करते हैं, और इन वर्गों के अलावा जो विकलांगजन हैं उनके लिए करते हैं, जो वृद्धजन हैं उनके लिए कार्य करते हैं, और जो लोग मादक द्रव्यों के व्यसन से ग्रस्त हैं, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहलिज्म, उनके लिए कार्य करते हैं। पर मीरा जी, इसमें सोशल जस्टिस को डिसेबिलिटीज़ के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि मादक द्रव्य एक मेडिकल कंडीशन है, और जैसे आप अगर SC और ST कम्युनिटीज़ में करती हैं, वो सोशल डिसेबिलिटी है, समाज की दी हुई कुछ गलतियाँ जो भुगत रहे हैं बहुत सी कम्युनिटीज़। इनको जोड़ा क्यों गया आपस में? मुझे ये नहीं समझ आई कई बार। हाँ, ये तो एक तरह से कहिए कि हमने इनहेरिट किया है, ऐसा शुरू से ही इसका ऐसा विस्तृत स्वरूप है। इसमें ठीक कह रही, कुछ ऐसे वर्ग लिए गए हैं जो जिनके साथ सामाजिक रूप से अन्याय हुआ है, और वो आज उनको ज़रूरत है कि उनको सशक्त किया जाए, अधिकार दिया जाए। कुछ ऐसे हैं जो, जैसे आपने कहा कि विकलांगजन हैं या ऑर्फन्स हैं, ये अडॉप्शन का भी आपके अंडर आता है ना? वो विमेन एंड चाइल्ड में है। तो अच्छा, वहाँ चला गया, पहले यहीं था। विमेन एंड चाइल्ड में है। तो जो वृद्धजन हैं, जो मादक द्रव्य लेते हैं, एडिक्ट्स हैं, ड्रग एडिक्ट, तो ये लोग की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, लेकिन फिर भी समाज के ये वो अंग हैं जिन्हें हाशिए पर रखा गया है।
इस लिहाज से इन्हें एक सामाजिक न्याय की ज़रूरत है, एक अधिक इन्हें इन पर ध्यान की ज़रूरत है। और किस तरह से इनके मनोबल, ये वो लोग हैं जिनका या तो मनोबल टूट चुका है या टूटने वाला है, और उनके मनोबल को कैसे बनाए रखना है इसकी आवश्यकता है। तो उस लिहाज से मैं समझती हूँ कि ये इस मंत्रालय में ये वर्ग भी शामिल है। मेरा कहने का आशय ये था कि कुछ एक समस्याएं हैं जो फैमिली में डिसोरिएंटेशन या निग्लेक्ट की वजह से हैं। जैसे आपने कहा वृद्धों की जो समस्या है, जाहिर है कि बच्चे ध्यान नहीं देते तो तभी समस्या आती है, नहीं तो वृद्धावस्था कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, जैसे बचपन कोई समस्या होना नहीं चाहिए। इसी किस्म से जो ड्रग हमारे यहाँ बचपन भी समस्या है। जो यदि आपके पेरेंट्स गरीब हैं और आपको अबैंडन कर देते हैं तभी बचपन समस्या बनता है ना, उसी तरह से वृद्धजन का हो जाता है। नहीं, मैं आपके जो आप जो कह रही हूँ वो समझ रही हूँ, लेकिन इसका व्यापक स्वरूप लिया गया है क्योंकि इसमें जो परिवार से भी तिरस्कृत है उनको भी लिया गया और जो समाज में तिरस्कृत है उन्हें भी लिया गया। नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो खासकर आपकी कमिटमेंट हम पहचानते हैं वो सामाजिक न्याय, खासकर उन तबकों के प्रति जो कि सामाजिक हिस्टोरिक डिसेबिलिटीज़ के शिकार हैं, और वो अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है कि मुझे लगता है कि आपको यदि पूरी तरह उस पर फोकस करने दिया जाए तो शायद आप कुछ वाकई करिश्मे कर पाएँ। पर इन बाकी चीज़ों में जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो उनका जोड़ तोड़ कुछ और ही शायद नहीं होता। Would you personally not have preferred, in other words, to focus on social justice issues? I consider this also in a way. These are the issues, these are the people who require some kind of social justice, some kind of, they are also crying out for it. Although each one is a category by itself, I understand what you are saying, but these are also people who are in need of help. एक बात आपने मीरा जी कही कि जो हाशिए पर लोग हैं उनको एक तो जस्टिस देने की, सोशल जस्टिस देने की कोशिश हो रही है, दूसरा एक सुरक्षा कवच देने की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी है कि आप बाहरी तौर पर तो उनको एक सुरक्षा दे सकते हैं, अंदरूनी तौर पर सामाजिक सोच को बदलने के लिए उसमें आपकी मिनिस्ट्री कितनी एफिशिएंटली काम कर पाती है, क्योंकि सोच बदलना भी तो ज़रूरी है। जो आपने जो बात कही है सबका सार वही है। देखिए, हम कानून बनाते हैं, हम नियम बनाते हैं, हम कानून, अब संसद में कानून बन जाता है, विधानसभाओं में कानून बन जाता है, उनके अनुपालन के लिए भी हर तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन कोई भी कानून या कोई भी नियम अंततोगत्वा उतना ही कारगर हो सकता है जितना कि उसको कार्यान्वित करने वाले लोगों की सोच है। अगर उनका एटीट्यूड नहीं है, ठीक नहीं है, उसके विरुद्ध है, तो वो कानून नहीं सफल हो सकता। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम सोच में बदलाव लाएं, और अगर सोच में बदलाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो ये जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि हाशिए पर है, ये हाशिए पर रहेंगे नहीं। हालात अपने आप बदल जाएंगे। हालात अपने आप बदल जाएंगे। सोच अगर बदल गई तो सोच को बदलने के लिए हम बहुत तरह के कार्य करते हैं, बल्कि उसमें से मीडिया का प्रमुख रोल है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं कि क्यों अपनी सोच को बदलिए, क्यों आवश्यकता है सोच को बदलने की। बट मीरा जी, अगर आप सोच पे ही रहेंगे हम, तो ऐसा तो कोई मैकेनिज़्म है नहीं। मुझे लगता है कि जब समाज में हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर देते हैं जहाँ पे आपने उनको छुआ और आपको इनेबलिंग, मान लीजिए अब जैसे स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स, अगर और कुछ भी ना, केवल एक चीज़ आज़ादी के 60 वर्षों में हम कर पाते कि ये जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं इनको एक
चीज़ कि हाई क्वालिटी एजुकेशन। मेरी दिली इच्छा ये होती है कि जो आज एलीट स्कूल्स में बच्चे पढ़ के आसमान को छू लेते हैं, अगर उस क्वालिटी की एजुकेशन और कुछ भी ना दिया होता हमने पहुंचा दी होती, कि हम जो भी अपना ख़र्चा है सरकारी स्कूलों का, एक तो सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास हो, और वो जो है वर्ल्ड क्लास स्कूल्स मेनली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए ही बनाए जाएंगे। अगर एक इतना कर लिया होता, अमीर लोग तो अपनी एजुकेशन खुद ध्यान कर ही लेते अपने बच्चों की, ये ही कर लिया होता तो आज 60 साल बाद शायद हमें इतना रोना धोना सुनना ना पड़ता। ठीक कह रही हैं आप। हम लोग जो अधिकारिता की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं अपने मंत्रालय में, तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान जाता है वो शिक्षा पर ही जाता है कि शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा एम्पावर करती है। आप ठीक कह रही हैं कि जो सबसे अच्छा एजुकेशन, देखिए गांव की रियलिटी में बताऊं, गांव में क्या होता है कि जो स्कूल है गांव में, क्या मुझे लगता है कि और जगह भी गांव भी ऐसा ही होता होगा कि सिटीज में भी कई बार सरकारी स्कूल बिल्कुल नखित सिद्ध हो चुके हैं, पढ़ाई नहीं होती, एब्सेंटिज्म है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग। मैं उसी स्कूल के बारे में बता रही हूँ कि जहाँ सरकारी स्कूल भी है या वहाँ जो शिक्षक आते हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि ये बच्चा जो है ये अनुसूचित जाति से है, तो उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। वह पढ़ाई में ही ये इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ये पढ़ रहा है कि नहीं, इसने होमवर्क किया कि, तो मानसिकता वहाँ पर भी जो है क्लासरूम में भी इस सटल तरीके से छुआछूत और भेदभाव की है। तो जहाँ एक तरफ हमें कानून के माध्यम से नियम बना करके, इंस्टीट्यूशंस खड़े करके, बढ़िया स्कूल दे करके हमें इस भेदभाव को समाप्त करना है, वहाँ पर साथ ही साथ अंत में जिनको उन्हें कार्यान्वित करना, जिस शिक्षक को शिक्षा देनी है, जिस प्रिंसिपल को वहाँ बैठना है, उनकी मानसिकता को भी बदलने का साइमल्टेनियस प्रयास आवश्यक है। मीरा जी, एक देखिए, आप मानसिकता एक व्यक्ति की तब बदलने में सक्षम ज़्यादा होती हैं कि सबसे पहले अगर वो शिक्षक है उसको शिक्षा देनी आती हो। ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो आज सरकारी स्कूल में गांव के पढ़ रहा है बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, वो अनएम्प्लॉयबल, 8वीं फेल, 9वीं नापास, 10वीं नापास होके जो निकल रहे हैं, जिस स्तर के बच्चे अपर कास्ट के भी, वो कहीं नौकरी लायक नहीं, किसी हुनर के लायक नहीं। तो अगर और कुछ न भी होता, सरकारी स्कूल हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे पाते, क्योंकि जहाँ सरकार के हाथ में है स्टैंडर्ड सेट करना। जब सरकार इतने लो स्टैंडर्ड सेट करेगी शिक्षा के, तो फिर ब्राह्मण और ओबीसी या ब्राह्मण और दलित का आप सिर्फ अगर खाई पार करने में लगी रहेंगी, पर हम कह रहे हैं ब्राह्मण भी अगर नखिद होके निकल रहे हैं, लफंगे होके बेचारे निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो मधु जी जिस पॉइंट को रेज कर रही हैं, क्या इस ऐसे इश्यूज पर आपकी मिनिस्ट्री इंटरवीन कर पाती है? जरूर करते हैं हम ये देखिए, क्योंकि हमारा जो मंत्रालय है वो ये वर्ग विशेष है, अनुसूचित जाति है और ओबीसी है, इनके लिए कार्य कर रहा है। तो हमारे पास हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, और हम स्कॉलरशिप, मुझे बहुत खुशी और एक बहुत धरातल पर बहुत ही शांति प्रिय ढंग से एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है उसके बारे में। मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे वर्ग हैं, वो चाहे हिंदू में हो चाहे किसी और धर्म में हो, किसी भी धर्म के हो, जो अस्वच्छ कार्य करते हैं, अस्वच्छ कार्य करते हैं। ऐसे लोग के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उसको सभी ओर से उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। हम उन्हें स्कॉलर